अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचें। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सॉल्व्ड प्रॉब्लम नंबर 17 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ इन जनरल कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय। हमारे पास वो कह रहे हैं कि शो करें ए स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ, मतलब डी एस स्क्वायर को प्रूव करना है, जो कि हम लोगों ने उसकी जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल है, समेशन P1 to 3 समेशन Q1 to 3 जी पी क्यू जी डी यू पी डी यू क्यू। मतलब हम लोगों ने ये जो मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन है इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने से पहले मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले अगर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है तो सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए क्या लिखूंगी, एज वी नो दैट मेरे पास मुझे इतना पता है डी आर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पार्शियल आर ओवर पार्शियल U1 डी U1 प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल U2 डी U2 प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल U3 डी U3। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो मैं और के साथ वैल्यू लिख रही हूँ, डी आर किसके इक्वल है, समेशन P रन्स फ्रॉम 1 to 3 पार्शियल आर ओवर पार्शियल यूपी डी यूपी। और इसके अलावा वो कह रहे हैं डी आर इज इक्वल टू समेशन Q1 to 3। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, Q1 से 3 तक जा रहा है, और इसके अलावा पार्शियल आर और पार्शियल यू क्यू डी यू क्यू। अब इन वाले जो पॉइंट्स है, ये दोनों मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो इसलिए लिखे गए हैं कि डी आर को मैं लिख सकती हूँ समेशन, वैल्यूज देखिए यहाँ पे मेरे पास U1 है, U2 है, U3 है, तो P जो है रन कर रहा है 1 से कहाँ तक, 3 तक। पार्शियल आर और पार्शियल U1 की जगह P आ जाएगा क्योंकि हमारे पास ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है। और डी यू, यहाँ पे डी U1 है, यहाँ पे डी U2 है, यहाँ पे डी U3 है, तो इन तीनों को मिला के यहाँ पे डी UP लिख दिया गया है। ठीक है, मतलब उसको कंबाइन करके उन्होंने इस तरह से लिख दिया है। इसके अलावा ये जो दूसरी वैल्यू लिखी है वो इसका इंडेक्स चेंज करके लिखी गई है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डी आर का डॉट प्रोडक्ट लेना है डी आर के साथ। तो जब मैं डी आर का डॉट प्रोडक्ट लूंगी डी आर के साथ, तो फर्स्ट को और दूसरे को चेंज करके डिफर करने के लिए मैंने इस तरह से उसका इंडेक्स चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसके अलावा वो कह रहे हैं कि यहाँ तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, तो यहाँ फिर आप इस पार्शियल आर और पार्शियल U1 को अल्फा 1 का नेम दे दें, पार्शियल आर और पार्शियल U2 को अल्फा 2 का नेम दे दें, और पार्शियल आर और पार्शियल U3 को अल्फा 3 का नेम दे दें, तो भी मेरे पास डी आर की वैल्यू लिखी जा सकती है। इसके बाद मैंने क्या करना है, देन डी एस स्क्वायर, मतलब डी आर का डॉट प्रोडक्ट लेना है इसी नंबर के साथ, मतलब डी आर का डॉट प्रोडक्ट लेना है इसके साथ। अब मैंने दोनों स्टेप्स किए हैं, मैंने पहले इस वाली वैल्यू पे डी आर का डॉट प्रोडक्ट लिया है डी आर के साथ। तो देखिए किस तरह से मेरे पास इसका सोल्यूशन आया है। ये देखें, मैंने डी आर का डॉट प्रोडक्ट लिया डी आर के साथ, फर्स्ट टर्म को पहले इन सारी 3 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सेकेंड टर्म को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर लास्ट टर्म को इन तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके मेरे पास कुछ इस तरह से फाइनल रिजल्ट आए। और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास लास्ट पे ये वैल्यू है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास, यहाँ तो आपकी चॉइस है, आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर दें, यहाँ फिर आप अल्फा 1 डी U1 प्लस अल्फा 2 डी U2 प्लस अल्फा 3 डी U3 की फॉर्म में, मतलब इस तरह से अगर आप उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपकी चॉइस है। मैंने क्या किया है, मैंने अल्फा 1 डी U1 स्क्वायर, मतलब मैंने उस तरह से भी उसकी मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि अल्फा 1 यहाँ फिर इसके अलावा देखें कि हमारे पास जी पी क्यू का मतलब क्या है। यहाँ पे पार्शियल आर और पार्शियल U1 डॉट पार्शियल आर और पार्शियल U1 की जगह G11 लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखें पार्शियल आर और पार्शियल U1 G1 और G12 की लिखा जाएगा। सिमिलरली G13 इन दोनों की जगह G13 लिख दिया जाएगा। इसकी जगह G21 G22 G23 और नेक्स्ट देखें G31 G32 G32 या 3 ठीक है, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। और इसके अलावा ये तो मैंने पास इसके पास मल्टीप्लिकेशन करवाई है जब मैंने इसको लेट किया ये वाली टर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको मैंने स्टार लगा दिया। इस टर्म के अकॉर्डिंग अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो वो कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन वो कह रहे हैं हम इस तरह से भी मल्टीप्लिकेशन की, आपकी बुक पे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हुई है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसी नंबर के साथ करनी है। तो रिजल्ट फाइनल क्या मेरे पास बनेंगे वो देख लें। वो मेरे पास रिजल्ट बन रहे हैं अल्फा 1 डी U1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 डी U1 डी U2, इस तरह से इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई है। यहाँ पे डी U2 दो दफ़ा लिख दिया है, लेकिन जो आपकी बुक पे लिखा हुआ था डी U2 का स्क्वायर लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने डी U2 स्क्वायर कर दिया। इस तरह में ठीक है, लेकिन जो बुक वाला है हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है,
ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आई है। अब अल्फ़ा 1 1 की जगह G1 1 पुट कर देना है, अल्फ़ा 1 2 की जगह G1 2 पुट कर देना है। मतलब इस तरह से हम लोगों ने इसकी सारी वैल्यूज़ पुट करके आपकी चॉइस है, वैल्यूज़ पुट करनी है पुट कर दें, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट आपने इसका वैल्यू लिखनी है वो लिख लें। अब यहाँ पे मैंने ये अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बताया है कि GPQ का मतलब क्या है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू अल्फ़ा पी और दूसरी वैल्यू अल्फ़ा क्यू लेट कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने बताया G11 की वैल्यू क्या है, पार्शियल आर और पार्शियल U1 डॉट पार्शियल आर और पार्शियल U1 G11 लिखा जाएगा, G12 लिखा जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म में GPQ की वैल्यू बन जाती है। और इसके अलावा ये चीज़ है कि हम लोगों के पास जो GPQ वाली टर्म है वो भी 3 दफ़ा होगी, तो हम लोग क्या इसको समेशन में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास, टोटल 9 नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने पहले समेशन 1 2 3 जाना है, ठीक है। यहाँ फिर इसके अलावा अगर ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है तो मैं इनको इस तरह से इनके नंबर्स लिख सकती हूँ, ठीक है। जो फाइनल रिजल्ट आया वो मेरे पास कुछ इस तरह से आया है। यहाँ पे देखें, अगर आपने इन शॉर्ट समझना है, ये चीज़ नहीं आपको समझ आ रही, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए, DR इस वाले DR का इस वाले DR के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, तो इनका मतलब इनकी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब इनकी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो गया। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, अपने फुल प्रूफ इसको करना है। आगे देखिए लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल क्वाड्रेटिक फॉर्म और मेट्रिक फॉर्म। तो जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, ds स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन p रन फ्रॉम 1 to 3 समेशन q रन फ्रॉम 1 to 3 gpq duq। तो वो कह रहे हैं इसको हम या तो फंडामेंटल क्वाड्रेटिक फॉर्म कहेंगे या फिर मेट्रिक फॉर्म कहेंगे, मतलब इसका नेम है। उसके अलावा लिखा हुआ है, द क्वांटिटीज gpq आर कॉल्ड मेट्रिक कोफिशिएंट्स एंड आर सिमेट्रिक। वो कह रहे हैं जो मेरे पास क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, जैसे G11 GPQ वो जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये पूरा मैट्रिक्स वो कह रहा है ये मेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं और ये एक दूसरे के सिमेट्रिक है, कि हम अगर GPQ लिख रहे हैं तो ये इक्वल है GQP के। लेकिन G11 लिख दो या G1 को पहले लिख दो उसके बाद में, तो भी वो इक्वल ही होंगे। तो वो कह रहे हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिमेट्रिक है, GPQ इज इक्वल टू GQP। उसके अलावा नेक्स्ट एक और स्टेप लिखा है, उसने कहा है इफ GPQ इज इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं अगर हमारे पास जो G11 G मतलब हमारे पास अगर 0 के इक्वल है, देन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल। हमें इतना पता है कि जब भी हम कोई सी दो चीज़ों का डॉट, मुझे इस चीज़ का पता है कि अब मेरे पास जो एंगल यूज़ होगा वो कौन सा होगा, cos 90 डिग्री, ठीक है। तो जब एंगल मेरे पास 90 डिग्री यूज़ होगा, क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे पास cos 90 0 के इक्वल होता है ना, तो उसका इसलिए हमारे पास जो एंगल है वो थीटा क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। अब थीटा जो 90 डिग्री के इक्वल ले रही हूँ, उसका मतलब है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब यह है कि वो ऑर्थोगोनल है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, ऑर्थोगोनल है। अगर तो वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं, मतलब GPQ, मतलब यह है कि GPQ दोनों इक्वल नहीं है। तो जो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे देखें जो मेरे पास इधर वैल्यूज़ आएंगी, ये यहाँ पे GP और Q इक्वल नहीं है, ये वाली टर्म 0। यहाँ पे नेक्स्ट देखें G13 है, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब हमारे पास जब भी ऑर्थोगोनल है, जब एंगल उस पर अप्लाई होगा तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट बनेगा इस केस में, तो G11 H1 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, G22 GH2 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और G33 किसके इक्वल आ जाएगा, H3 स्क्वायर के इक्वल। आगे लिखा हुआ है द मैट्रिक्स फॉर्म एक्सटेंडेड टू द हायर डिमेंशन ऑफ स्पेस इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये मेट्रिक फॉर्म निकली है ये हायर डायमेंशन स्पेस में भी कन्वर्ट होगी, और मतलब हम लोग जो ये वाली डायमेंशन है ये यूज होगी इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 8 में स्टार्ट होगी। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।